आज हम जिस घटना के बारे में बात करेंगे वह निस्संदेह सेल्टिक स्पंज प्रकरण से शुरू होती है। इसे सबसे खराब स्पंज एपिसोड में से एक माना जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि यह कितना अंधेरा है, लेकिन यह पिछले कुछ वर्षों में अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि यह हमें स्पंज बॉब की कहानी का एक बहुत ही अंधेरा अंत दिखाता है। आप देखिए, यह एपिसोड एक तेज बिकनी बॉटम हवा के तूफान से शुरू होता है, जिसके दौरान कुछ मछलियों का बचा हुआ भोजन यह बहस करते हुए कि क्या हवा पोसीडॉन या नेपच्यून द्वारा भेजी गई थी, स्पंज बॉब की खिड़की से उड़ जाती है। खिड़की से बाहर झांकने पर बॉब को पता चलता है कि हवा उसके छिद्रों के माध्यम से संगीत पैदा करती है और यह वह संगीत है जो जेलीफिश को वास्तव में पसंद है, वास्तव में बहुत ज्यादा। अलौकिक हवा नहीं रुकती और अगली सुबह जेलीफिश उसे अपने संगीत के लिए काम पर नहीं जाने देगी। हालांकि मिस्टर क्रैब्स ने मछली पकड़ने वाली छड़ी से उसे बचा लिया, जेलीफिश ने बॉब के जीवन को दयनीय बनाना जारी रखा, शेली क्रस्टेशियन को नष्ट कर दिया और पैट्रिक के घर तक उसका पीछा किया, जो उसे बताता है कि वे अब दोस्त नहीं रह सकते क्योंकि वह अब एक बुरा प्रभाव है। समाज से अलग होकर स्पंज एक गुफा में शरण लेता है और अपने साथ बनाए रखने के लिए अपनी एक पत्थर की प्रतिकृति बनाता है। उसे पता चलता है कि मूर्ति के छिद्रों से भी संगीत निकलता है, लेकिन सही सामंजस्य बनाने और जेलीफिश को आकर्षित करने के लिए इसे बड़ा होना चाहिए ताकि वह उनका ध्यान भटका सके और अंततः समाज में लौट सके। ऐसा प्रतीत होता है कि स्पंज कई वर्षों तक एक साधु के रूप में जीवन व्यतीत करता है और कई पत्थर के स्पंजों से एक विशाल संगीत स्मारक बनाने का प्रबंधन करता है, जो जेलीफिश का ध्यान भटकाता है और उसे अपनी बिकनी के नीचे लौटने की अनुमति देता है। लेकिन एक समस्या है। यह पता चला कि स्पंज ने इतना समय ले लिया कि शहर में कोई नहीं बचा और हम रेत में दबे हुए पोरहेड को देखते हैं जिसमें बॉब बुरी तरह चिल्ला रहा है। एपिसोड का अंत भविष्य पर एक नजर डालने के साथ होता है। 3000 साल बाद जेलीफिश क्षेत्र में मूर्तियां एलियंस के लिए एक पर्यटक आकर्षण बन गई हैं और कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति क्या थी। वे स्पंज बॉब और बिकनी बॉटम सभ्यता के बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं और अब जेलीफिश वहां इकट्ठा होती हैं और हवा चलना बंद नहीं हुई है। यह श्रृंखला के लिए एक बहुत ही अंधकारमय अंत है और सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यह आखिरी एपिसोड है क्योंकि ऐसा लगता है कि स्पंज एकमात्र बिकनी बॉटम निवासी है जो जीवित बचा है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब हम सभ्यता का अंत देख रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं। यह एपिसोड 2007 की तरह सामने आया, लेकिन SB 918 जो कि स्पंज बॉब के सुदूर भविष्य पर पहली नजर है, यह लगभग 10 साल पहले 99 में सामने आया था। SB 9 सेंट में स्क्विडवर्ड क्रस्टी क्रैब के फ्रीजर के अंदर 2000 वर्षों तक जमे रहने के बाद भविष्य की यात्रा करता है और जब उसे ट्रॉन स्पंज द्वारा मुक्त किया जाता है तो हम भविष्य देखते हैं। श्रृंखला के 2000 साल बाद सब कुछ क्रोम है और जैविक प्राणियों के बजाय हम देखते हैं कि मछली की जगह रोबोट ने ले ली है। स्क्विडवर्ड स्पंज ट्रॉन और उसके वैकल्पिक संस्करणों को पहचानता है और हम पैट्रिक का 2 सिर वाला रोबोटिक संस्करण भी देखते हैं, संरक्षक, जिसका जीवन में सबसे अच्छा नाम है। इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि यह एक पुराने सिद्धांत का आधार है, लेकिन यूट्यूबर एलेक्स वेले द्वारा लोकप्रिय और विस्तारित किया गया है। रोबोट आक्रमण सिद्धांत। यदि आप एलेक्स वेले का पूरा सिद्धांत देखना चाहते हैं तो मैं इसकी अत्यधिक अनुशंसा करता हूं और मैं आपको उनके वीडियो पर जाने के लिए आमंत्रित करता हूं, लेकिन मूल रूप से यह है कि SB सेंटोन्यूवे हमें एक ऐसा भविष्य दिखाता है जिसमें रोबोट पूरी तरह से जैविक प्राणियों की जगह ले लेंगे। श्रृंखला में हम देख सकते हैं कि रोबोट पहले से ही बिकनी बॉटम समाज का हिस्सा है और गूफी स्कूपर्स जैसे एपिसोड में हम देख सकते हैं कि वे एक परिभाषित व्यक्तित्व और विवेक का प्रदर्शन करते हैं। सिद्धांत मानता है कि प्लैंकटन धीरे धीरे रोबोट बना रहा है और यहां तक कि श्रृंखला के दौरान पैट्रिक को भी बदल दिया गया था और वर्तमान पैट्रिक एक रोबोट है। यह एक बहुत अच्छी थ्योरी है जिसके कई सबूत एलेक्स वेले का वीडियो सामने आने के बाद सामने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। हमारे लिए वास्तव में इसका मतलब यह है कि श्रृंखला के इस बिंदु पर हमारे पास पहले से ही बिकनी बॉटम भविष्य में 2 पोस्ट एपोकैलिक झलकियां हैं और जबकि हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि ये दोनों एपिसोड एक साथ कैसे फिट होते हैं या फिट नहीं होते हैं, चिंता मत करो, ये बदतर हो जाता है। स्पंज सेल्टा के जाने के 3 सीजन बाद हम पायरेट घोस्ट्स के नाम से जाने जाने वाले एपिसोड को देखेंगे, जो मेरी बची हुई थोड़ी सी उम्मीद को खत्म कर देता है कि यह सब सुसंगत था। कम से कम ऐसा ही लगता है। इस एपिसोड में बॉब और पैट्रिक एक प्रेतवाधित जहाज में प्रवेश करते हैं जो लॉर्ड पोल्टरजिस्ट के स्वामित्व में है, एक भूत जो मूल रूप से डचमैन के समान दल का हिस्सा था। बहुत दूर जाने के बिना मिस्टर क्रैब्स ने अपने कर्मचारियों को लॉर्ड पोल्टरजिस्ट का खजाना चुराने में मदद करने के लिए मना लिया, जो स्पष्ट रूप से बहुत बुरी तरह से समाप्त होता है। लॉर्ड पोल्टरजिस्ट ने उन्हें शून्य में फेंक दिया ताकि वे इसे चुराने की कोशिश के लिए अपने सबसे बड़े डर से पीड़ित हों। श्री क्रैब्स के अनुसार यह खालीपन अधर में लटका हुआ जीवन और मृत्यु के बीच का खालीपन है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एपिसोड के अंत में डचमैन द्वारा उनका पीछा किया जाता है, क्योंकि यह पता चलता है कि लॉर्ड पोल्टरजिस्ट का खजाना वास्तव में डचमैन के जहाज से चुराया गया था। तो तार्किक रूप से फ्लाइंग डचमैन अपना खजाना वापस पाना चाहता था और खुद को परमाणु बम में बदल लेता है और सभी को मार डालता है। हाँ, एपिसोड का अंत बॉब, पैट्रिक, स्क्विडवर्ड, मिस्टर क्रैब्स और सैंडी के शून्य में फंसने और उनके अपने अलौकिक स्कारलेट क्रस्टेशियन के साथ होता है, जहां वे उन भूतों की सेवा करते हैं जो स्वादिष्ट क्रैबी पैटी आजमाना चाहते हैं। अब हम ये तर्क दे सकते हैं कि शायद वे किसी बिंदु पर भागने में सफल हो जाते हैं और फिर यह सिलसिला सामान्य रूप से जारी रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि परमाणु विस्फोट से मरना कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप आसानी से उबर सकते हैं। और हालांकि ये पूरी तरह से पोस्ट एपोकैलिक भविष्य नहीं है। अगर आपने स्पंज आउट ऑफ वाटर फिल्म देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि अगर क्रैबी पैटीज नहीं है तो बिकनी बॉटम सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और मैड मैक्स शैली पोस्ट एपोकैलिप्टिक बन जाती है सभ्यता। तो यह एपिसोड हमें दुनिया का तीसरा छोर दिखाता है, भले ही परोक्ष रूप से। चौथा वह है जिसे हम पानी के बाहर एक स्पंज में देख सकते हैं। वह सर्वनाश स्थायी नहीं है, हालांकि उन्होंने वैकल्पिक बिकनी बॉटम के लिए इसे लगभग स्थायी बना दिया है। अब देखिए, बॉब और प्लैंकटन एक टाइम मशीन बनाते हैं और क्रैबी पैटी फॉर्मूला को पुनर्प्राप्त करने के लिए समय में पीछे यात्रा करते हैं, जो समुद्री डाकू बर्गर बीड के कारण गायब हो गया। वे गलती करते हैं और नकली फॉर्मूला चुरा लेते हैं, लेकिन अगर उन्होंने असली फॉर्मूला चुरा लिया होता तो उन्होंने एक वैकल्पिक ब्रह्मांड बनाया होता जिसमें महान क्रैबी पैटी अकाल हमेशा के लिए रहता है, जैसा कि समुद्री डाकू भूतों के अंत में बनाया गया था। लेकिन मैं आपको अपना हैम सैंडविच नहीं दे सकता, मैं इसे पहले ही खा चुका हूं। और अंत के बारे में यह सच है, वे सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। यह असंभव है कि हर कोई भूत प्रकरण में मर जाए और साथ ही बॉब सेल्टिक स्पंज घटनाओं के कारण दशकों तक एक साधु के रूप में समाप्त हो जाए। या तो एक चीज होती है या दूसरी चीज होती है। हालांकि थोड़ा अजीब विकल्प है। यदि आप समुद्री डाकू भूत प्रकरण पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि लॉर्ड पोल्टरजिस्ट के पास एक कैलेंडर है जिसमें सप्ताह 6 दिनों का होता है और हैलोवीन 1 नवंबर को होता है। यह एक बहुत ही अजीब विवरण है जिससे पता चलता है कि स्पंज बॉब में सप्ताह में 6 दिन होते हैं। सिवाय इसके कि हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसा नहीं है, मुख्य रूप से महीने के कर्मचारी एपिसोड के कारण, जहां हम एक कैलेंडर देखते हैं जहां सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये बहुत ही संदेहास्पद विवरण है और दरअसल सेल्टिक स्पंज के बारे में एक और संदिग्ध बात है। जब स्पंज बॉब टू द रेस्क्यू मूवी आई तो एक बड़ी समस्या यह थी कि अब अटलांटिस का राजा पोसीडॉन था, एक नया चरित्र जिसे कोई नहीं जानता था। यह ऐसा था जैसे वह नेपच्यून और उसके विभिन्न अजीब संस्करणों की जगह ले रहा था, और यह जटिल था क्योंकि एक एपिसोड को छोड़कर पोसीडॉन का पहले उल्लेख नहीं किया गया था। सेल्टिक स्पंज की शुरुआत में जब मछलियां बहस कर रही थीं कि क्या यह नेपच्यून था या पोसीडॉन जिसने हवा भेजी थी, उनमें से एक का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से पोसीडॉन था, क्योंकि हर कोई जानता है कि वह 7 समुद्रों का राजा है और यह प्रभावशाली रूप से सुविधाजनक है। मुझे समझाने दें, सेल्टिक स्पंज पूरे स्पंज बॉब का एकमात्र एपिसोड है जिसमें 7 समुद्रों के राजा के रूप में नेपच्यून के बजाय पोसीडॉन का उल्लेख किया गया है। और टू द रेस्क्यू और कैंप कोरल की रिलीज के साथ ही एक सिद्धांत सामने आया कि वह फिल्म इसी में है कैंप कोरल के समान वैकल्पिक वास्तविकता, क्योंकि वे दृश्य शैली और कई कहानी तत्वों को साझा करते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर हम किसी अन्य समय चर्चा करेंगे, लेकिन अब यह जात है कि कैंप कोरल एरेनिटा द्वारा बनाई गई एक समानांतर समय रेखा है जो अतीत में प्लैंकटन द्वारा केकड़ा बर्गर फॉर्मूला को चोरी होने से रोकने के लिए अपने युवा स्व को भेजता है। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक कैनन तथ्य है और यह किचन स्पंज प्रकरण का मुख्य कथानक है। इसलिए यह बहुत सुविधाजनक है कि सेल्टिक स्पंज दुनिया के अंत को ठीक उसी ब्रह्मांड में प्रस्तुत करता है जिसमें पोसीडॉन राजा है, नेपच्यून नहीं। इसका मतलब यह है कि हम 3 अलग अलग समय रेखाओं का अंत देख रहे हैं। एसबी 129 हमें रोबोट सर्वनाश दिखाता है जो धीरे धीरे मुख्य निरंतरता में हो रहा है, जबकि सेल्टिक स्पंज हमें कैंप कोरल की समय रेखा का अंत दिखाता है और समुद्री डाकू भूत एक समय रेखा में घटित होते हैं जहां सप्ताह में 6 दिन होते हैं और क्रिस्टी क्रॉस के कर्मचारियों के परमाणु विस्फोट में मरने के बाद महान केकड़ा बर्गर अकाल शुरू होता है। श्रृंखला में अन्य पागलपन भरे क्षण भी हैं, जैसे वह समय जब पैट्रिक ने दुनिया को 5 अरब वर्षों तक जमा कर रखा और फिर नासमझ स्कूपर्स में एलियंस द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। लेकिन चूंकि वे सभी एक ही समय में जम गए और पिघल गए, मुझे लगता है कि इसे सर्वनाश के रूप में नहीं गिना जाता है। अधिक से अधिक पैट्रिक अब एक अंतरिक्ष यात्री है और सूत्र में प्रकरण के बारे में कभी बात नहीं की गई है, कभी नहीं। मैं ब्रह्मांड को नष्ट करने वाले स्पंज बॉब को उचित ठहराने से बिल्कुल इनकार करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उतना ही पसंद आया जितना मुझे आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। कौन जानता है, शायद मैं एक ही समय में 3 टाइमलाइनों में होने वाले स्पंज बॉब के बारे में पूरी बात समझाऊंगा। अलविदा।